Hello students, myself Mohammad Asad Qureshi. Now we discuss chapter 4 class 12th reproductive health. देखिए चैप्टर बड़ा मस्त है, हमारे इंडिया के लिए तो स्पेशली ज़रूरी है, वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम इंडियंस चाइनीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने ओवर पॉपुलेशन की जो कंडीशन है उसको बिल्कुल टच ही कर लिया है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करेगा। एआईपीएमटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए हर बंदे में अवेयरनेस होना चाहिए ओवर पॉपुलेशन के लिए, तो अवॉइडिंग करना चाहिए कि भाई ओवर पॉपुलेशन कम से कम हो, उसी को लेकर ये चैप्टर है। तो ध्यान रखना, हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए इस चैप्टर में हम लोग सिंपल सी एक बात करेंगे कि यार हम कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है उसके साथ टच करते हैं, है ना। सबसे पहली बात कि हम लोग पॉपुलेशन के साथ कहीं ना कहीं तो बिलोंग करते ही हैं। एक पर्टिकुलरली एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर जो इंडिविजुअल वहां रहते हैं वो पॉपुलेशन को हम लोग शो करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर जो ऑफ स्प्रिंग या जनरेशन वहां रहती है वो पॉपुलेशन कहलाती है। अब इस पॉपुलेशन के डाटा भी बड़े अजीब अजीब हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो 1900 के आसपास 2 बिलियन के अराउंड लोग थे, लेकिन अगर डाटा देखे जाए 2000 के, यानी जस्ट 100 साल की डाटा देखे जाए, तो एक बात बड़ी चेंजेस देखने को मिली। वो चेंजेस क्या था, ये जो पॉपुलेशन का नंबर था 2 बिलियन से बढ़कर 6 बिलियन हो गया, और ये बिलियन कोई मजाक नहीं है। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो काफी इंक्रीज हुई है, और इस वर्ल्ड पॉपुलेशन को बढ़ाने में हम दो लोगों का बड़ा महत्व है। हम दो कंट्री हैं, एक तो चाइना और एक इंडिया। नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन काफी बढ़ती जा रही है। अब इस पॉपुलेशन से ओवर क्राउडिंग हो रही है। अब जब ओवर क्राउडिंग होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ओवर क्राउडिंग की। जैसे ही ओवर क्राउडिंग या ओवर पॉपुलेशन होगी तो उसके बड़े बड़े कंसिक्वेंस हम लोगों के सामने आ जाएंगे ओवर पॉपुलेशन के। वो क्या आएंगे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसी की आज हम लोग झेल रहे हैं इसको, है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उस प्रॉब्लम को हम लोग कंसीडर कर ही रहे हैं। बंदे बहुत सारे हैं, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, नॉर्मली जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को हो रहे हैं। पॉवर्टी हमारी बेस्ट प्रॉब्लम है ना, बेस्ट प्रॉब्लम तो यही है हमारी। पॉवर्टी होगी से इसमें अनएजुकेशन भी हो जाएगी। भाई जब बंदे ज्यादा होंगे तो सबको पढ़ाना पॉसिबल है क्या? एजुकेशन हायर हो जाएगी इस लेवल पर, तो ये प्रॉब्लम तो हमारे सामने बड़ी भयंकर है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई, जितने ज्यादा बंदे बढ़ेंगे उनको खाना कहां से मिलेगा? फूड सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह बनी हुई है। तो भाई एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि यार जो ओवर क्राउडिंग या ओवर पॉपुलेशन हो रही है वो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि हम ये बात ध्यान रखें कि यार पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाए। तो अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं उसी चीज पर जाना पड़ेगा जो प्रॉब्लम बेसिक है, बर्थ कंट्रोल। इसके कई, अगर पॉपुलेशन के बारे में देखें ना हम, तो बड़ी स्पेशल चीजें देखने को मिल रही है हमें पॉपुलेशन में। क्या कि यार पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, उसकी मेन वजह क्या बन रही है? जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो रही है। अब बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है, कोई बात तो ठीक है, नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो नॉर्मली मोर्टिलिटी रेट है भाई, आजकल इतने इलाज या इतने ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जो मोर्टिलिटी रेट है वो मोर्टिलिटी रेट जो होती है ना वो डिक्रीज हो गई है, क्योंकि इतने ज्यादा आजकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कि बंदे को बचाना पॉसिबल है। पहले तो भाई बंदे किसी वजह से मर जाते थे, आजकल जो ट्रीटमेंट इतना अवेलेबल है कि इजी कोई में बच जाते हैं। जब कोई ह्यूमन डिजास्टर, बड़े बड़े डिजास्टर आते हैं नेचुरल, तब जाकर बहुत सारी एक पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो तो ऊपर वाले का जो पॉपुलेशन कम करने का तरीका है वो तो काम आता ही है, लेकिन देखिए मोर्टिलिटी रेट जो होती है उसका डाउन होना और जो बर्थ रेट है उसका इंक्रीज होना एक बड़ी वजह है। आप देखते हैं कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है, मैटरनल
जो मोर्टिलिटी रेट है वो भी काफी डाउन हुई है, ये भी काफी डिक्लाइन आया है, इसमें डिक्रीज हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि यार जो पॉपुलेशन है ओवर क्राउडिंग हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर इसके साथ थोड़ी सी डिस्कस कर लें, ठीक है ना, कि भाई जो अनएजुकेशन है यानी लिटरेसी है, वो एक इनडायरेक्ट कारण या रीजन बन जाती है कि पॉपुलेशन या ओवर क्राउडिंग क्यों हो रही है। अब आपको इस चैप्टर को देखते हुए ऐसा लग रहा होगा यार कि सर कहीं ना कहीं आउट हो गए, बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, कुछ और पढ़ा रहे। नहीं साहब, पहले तो हमने जो समस्या या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लिया छोटे से अमाउंट में कि 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गई है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सब लगे हुए हैं कि यार ह्यूमन की बींस की जो नंबर्स ऑफ कंडीशन है, उसका पॉपुलेशन क्राउडिंग या बर्थ रेट जो है बढ़ रही है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। कि हमारी मेन वजह है कि लिटरेसी नहीं है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई है, मैटरनिटी रेट डिक्लाइन हो गई है ना, बर्थ रेट बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये मेन रीजंस हो गए कि भाई इस तरह से अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी। एक तरफ देखिए भाई अपने इंडिया में पर्टिकुलरली ये रूल हो गया है, चाइना का तो शायद यही है कि वहां पर वन पेरेंट्स वन बच्चा। हमारे इंडिया में एक रूल है कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे वो क्या करेंगे, 2 बच्चे कर सकते हैं मैक्सिमम। अरे भाई ये कौन सी बात है, बाकी लोग 10-12 बच्चे कर सकते है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत तरीका है। सभी के लिए रूल अप्लाई होना चाहिए कि भैया 2 बच्चे मैक्सिमम, ठीक है। और उसमें भी सुनने में आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट कहती है छूट देने वाली है कि नहीं आप बढ़ा सकते हो बच्चों को। जब आप खुद ही इस चीज पे कंट्रोल नहीं करना चाहते, रूल्स नहीं बना चाहते, तो बच्चे तो फिर ज्यादा होंगे ही से, ठीक है ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि भैया पहली लड़की हो गई, दूसरी लड़की हो गई, तीसरी के लिए फिर चालू हो जाएंगे, प्लान कर लेंगे कि यार चलो लड़का तो होना चाहिए। और कई तो ऐसे देखेंगे आप लोग कि जहां 5-5, 6-6 गर्ल्स हैं तो उनको इतना प्यार लड़के से कि वो इसके चक्कर में लड़कियां आती जाती हैं, और ऊपर वाला भी गुस्से में लड़के देते जाता है कि ले बेटा तू इंतजार करता है, लड़का आएगा ही नहीं। तो 6 लड़कियां हो जाती हैं, 1 लड़का हो जाता है, आप तो देखते हो। तो ये जो बॉयज प्यार है ना, ये भी खत्म होना चाहिए। ये हम लोग यहाँ बुक्स में नहीं आएगा, जब तक ये बॉयज का प्यार खत्म नहीं होगा पेरेंट्स में, तब तक क्या होगा, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रीजन बन जाता है ओवर क्राउडिंग या ओवर पॉपुलेशन का, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि लिटरेसी एक बहुत बड़ी वजह है कि भाई बंदा लिटरेट नहीं है तो 10 तरह की प्रॉब्लम चालू हो जाती है ना। एजुकेशन होना जरूरी, बहुत जरूरी है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को तो डिक्राइज हो ही रही है, डिक्लाइन, क्योंकि आजकल कई ऐसे ट्रीटमेंट तरीके अवेलेबल हैं जिससे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट डिक्लाइन ही होगी, है ना। पहले तो कई लेडीज होती थी जिनके बच्चा है, बर्थ है और प्रेगनेंसी के पीरियड में है और उनकी डेथ हो जाती थी, लेडीज की भी हो जाती थी, बच्चे की भी हो जाती थी, कई बार बच्चा मर जाता था, कई बार मदर मर जाती थी। तो ये सब डाउन हुई है क्योंकि आजकल मेडिकल बायोलॉजी काफी आगे तक प्रोग्रेस कर चुकी है, और इस प्रोग्रेस का रिजल्ट है कि आज हम लोगों ने मोर्टिलिटी रेट को डाउन कर लिया है। लेकिन हम समझदारी नहीं कर रहे, हम बर्थ रेट कंट्रोल करना जरूरी है हम लोगों को, और बर्थ रेट कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को कई तरीके दिए गए। तो हम लोग उसी तरीकों पर आते हैं कि अगर हमसे कहा जाए यार इस चैप्टर की जो अब मेन बायोलॉजिकल टर्म्स है उसी को हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर क्या चाहता है कि अब आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या करना है, बर्थ कंट्रोल करना है। अब बर्थ कंट्रोल करना है तो बर्थ कंट्रोल करने के बहुत डिफरेंट टाइप्स के मैनर हैं, और 1 बाय 1 उन मैनर्स को हम डिस्कस करते जाते हैं। पैरेलल तो हम लोग नेचुरल बर्थ कंट्रोल पर ही आते हैं कि नेचुरल वेज कौन कौन से होते हैं जिस तरीके से हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड को ही डिस्कस करेंगे अपन जिससे बर्थ कंट्रोल की जा सकती है। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, अगर हम लोग बर्थ कंट्रोल के नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड को डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई ये मेथड या नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड क्या है बर्थ कंट्रोल के, तो सबसे सिंपल सी बात क्या होती है कि अगर नेचुरल या नॉर्मली देखा जाए तो क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि किसी फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो जो 10 से 17 डेज का पीरियड होता है, वो 10 से 17 डेज का जो पीरियड होता है वो क्या माना जाता है कि भाई ज्यादा खराब पीरियड है। तो नॉर्मली अगर अपन लोग देखें कि उस टाइम पर 10 to 17 डेज के पीरियड में बिल्कुल अलराम पीरियड होता है वो,
अगर उस टाइम इंटरकोर्स होगा तो इंटरकोर्स होने की मैक्सिमम चांस होंगे कि उस समय दिक्कत आए। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर periodically अगर एब्सिस्टेंस को अपनाया जाए, यानी अगर अवॉइड की जाए, कौन सा पीरियड अवॉइड किया जाए? अवॉइड किया जाए इंटरकोर्स पीरियड ड्यूरिंग 10 to 17 days of menstruation cycle। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एमसी पीरियड के 10 to 17 डेज सेक्स ना किया जाए तो मैक्सिमम चांस है कि नेचुरल तरीके से ही बर्थ कंट्रोल हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं होगा, बर्थ नहीं होगी। ठीक है, ये नॉर्मली मानते हैं। हम लोग जानते हैं कि ओवुलेशन किस डेज होता है? 14 डेज में होता है। जैसे ही 14 डेज में ओवुलेशन होगा तो जो सेकेंडरी साइट है वो कहाँ आ जाएगा? ओविडक्ट में आ जाएगा। अगर इस पीरियड के दौरान मेल फीमेल इंटरकोर्स करते हैं या कोटियस करते हैं तो इंटरकोर्स या कोटियस करने से क्या होगा कि मैक्सिमम चांस रहेंगे कि स्पर्म ओवम मिल जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर 10 डेज से पहले या 17 डेज के बाद सेक्स किया जाए, इंटरकोर्स किया जाए, मैटिंग किया जाए तो मिनिमम चांस हो जाते हैं कि बच्चा या मैटिंग जो होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? बर्थ होगा। तो ये प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है इस तरह से। ये एक नेचुरल तरीका है और इस तरीके को हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, एक होता है कोटियस विड्रॉल। कोटियस विड्रॉल, देखिए अगर कोटियस विड्रॉल अपनाया जाता है तो भी बेहतर है। जैसे मान लीजिए कि कोटियस चल रहा है मेल फीमेल के बीच में या इंटरकोर्स चल रहा है और जैसे ही मेल के अंदर क्या पोजीशन होती है कि वो हाईली एक्साइट हो जाता है और उसमें एजुकुलेशन होना होता है, इंसेमिनेशन होना होता है, तो वो क्या करता है कि अपने जो पेनिस है उसको वेजाइना से बाहर निकाल ले और पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल ले तो क्या होगा? एजुकुलेशन उस वेजाइना में ना होकर बाहर हो जाएगा और बाहर होने से क्या होगा? कोई चांस ही नहीं रहेगा कि भाई जो प्रेगनेंसी है वो हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब इंटरकोर्स होता है या कोटियस होता है तो जैसे ही हायर एक्साइटमेंट होता है और एजुकुलेशन की कंडीशन आती है तो मेल क्या करे? पेनिस बाहर निकाल ले। किससे? नॉर्मली जो होता है वेजाइना से बाहर निकाल लेगा तो नॉर्मली क्या होगा? उस टाइम पर भी क्या होगा कि मिनिमम मतलब खत्म ही हो जाएगा चांसेस कि भाई प्रेगनेंसी हो। तो एक तरीका ये और है। एक तरीका और है लैक्टेशनल। तो लैक्टेशन या फीडिंग जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब जो लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है ये भी तरीका है कि लैक्टेशनल एमिनोरिया अपनाया जाए। यानी आप समझिएगा एक फीमेल कंटिन्यूस फीडिंग कराए। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक तरीका है कि जहां फीमेल क्या करती है? कंटिन्यूस फीडिंग करती है बच्चे को, बेबी को। बात समझना यहां हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेचुरल वे है, ट्रेडिशनल मेथड है जहां कोई फीमेल कंटिन्यूस फीडिंग कराती है 6 मंथ के आसपास। कहा भी ये जाता है कि एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है कि 6 मंथ तक उसको बच्चे क्या है कि माँ से फीडिंग ले। ठीक है, और माँ से फीडिंग लेगा तो फीडिंग के टाइम क्या होता है? जब माँ बच्चे को फीडिंग कराती है उस टाइम तक क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होती है अगेन, है ना। और कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। तो एक फीडिंग कराने से क्या होता है कि ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है और वो रुक जाती है तो नॉर्मल चांसेस ही नहीं है कि कोई बेबी होगा या प्रेगनेंसी होगी। तो ये बेटर तरीके हैं कि प्रोडक्टिकल एब्सेंटेंस को शो किया जाए। यानी इंटरकोर्स का पीरियड जो 10 to 70 डेज का पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उस दौरान इंटरकोर्स या कोटिस को ना किया जाए। कोटिस विड्रॉल हो, जैसे ही बच्चा, जैसे ही कोई मेल हो उसमें हायर एक्साइटमेंट हो, जैसे इजुकुलेशन होने वाला हो तो मेल क्या करे? अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल ले।
लैक्टेशनल जो होता है एमन्योरिया होता है, उसमें क्या करते हैं कि कंटिन्यूस जो फीमेल होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, इसके बर्थ हुआ है, इसकी बेबी हुई है, उस बेबी के दौरान क्या करे, वो 6 मंथ तक कंटिन्यूस क्या करती है, अगर फीडिंग कराती है तो क्या चांसेस होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यूस स्टार्ट होगी नहीं, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, इससे 6 मंथ का पीरियड तो होता है वो तो अवॉइड हो ही जाएगा। ठीक है साहब। तो ये सब क्या मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो होता है इंटरकोर्स जो होता है या बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम डील करते हैं उन टॉपिक्स को, जैसे बैरियर मेथड, ये भी एक बहुत बढ़िया मेथड है बैरियर मेथड, जिसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और बैरियर मेथड जो होते हैं उसमें क्या कंडीशन होती है उसको देखते हैं। देखिए इसके साथ हम लोग ये बात समझ लें कि अब बैरियर मेथड में क्या होता है, यानी मेल और फीमेल के बीच में कोई बैरियर आ जाए जो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम को ना मिलने दे, यही बैरियर मेथड है। बर्थ कंट्रोल का सिंपल मेथड है बैरियर मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे बढ़िया तरीका है यूज ऑफ कॉन्डम। तो यूज ऑफ कॉन्डम जो होता है, जो कंडोम होता है, उसका अगर यूज करता है मेल फीमेल, तो जो कंडोम है उसका यूज बेस्ट होता है। अब देखिए नॉर्मली बंदा जानता है मेल कंडोम आते हैं, लेकिन फीमेल कंडोम भी आते हैं। मेल फीमेल जो कंडोम यूज किए जाते हैं वो जनरली क्या होता है कि स्पर्म और ओवम का कांटेक्ट नहीं होने देते। तो ये रबर मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं कि मेल और फीमेल का जो कांटेक्ट होता है उसे रोक देते हैं। तो नॉर्मल ये होता है, ये मेल के लिए भी अवेलेबल है एंड फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। जनरल बंदा सोचता है कि नहीं यार ये तो मेल के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन नहीं, मेल और फीमेल दोनों कंडोम आते हैं और दोनों का क्या यूज होता है कि ये स्पर्म और ओवम के कांटेक्ट को रोकते हैं, दैट्स ऑल। यानी स्पर्म को ओवम तक नहीं जाने देते, ये इनका पर्टिकुलरली फंक्शन होता है बैरियर मेथड के अंदर कंडोम का यूज। इसी के साथ साथ सर्वाइकल कैप्स आते हैं, यूज ऑफ सर्वाइकल कैप्स, ये ओनली फीमेल के लिए होते हैं। सर्वाइकल कैप्स जो होते हैं वो ओनली फीमेल के लिए होते हैं, यानी जो सर्वाइकल वाला पार्ट होता है वहां कोई कैप लगा लिया जाता है, जिससे क्या होता है मेल फीमेल का कांटेक्ट नहीं हो पाता स्पर्म और ओवम का। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके साथ यूज ऑफ वॉल्ट्स, यूज ऑफ वॉल्ट्स का ही पर्टिकुलर यूज करके क्या कर सकते हैं कि भाई बैरियर मेथड जो होता है उससे कंट्रोल किया जा सकता है मेल फीमेल के कांटेक्ट को, स्पर्म ओवम के कांटेक्ट को। डायफ्राम का जनरली यूज किया जाता है, जो डायफ्राम होते हैं उसका यूज किया जाता है, यूज ऑफ डायफ्राम। तो इसको भी यूज करने से क्या होता है, यूज ऑफ डायफ्राम्स। तो ये सब क्या होते हैं, ये फीमेल में जनरली यूज होते हैं। ये क्या जो सर्वाइकल कैप्स है, वॉल्ट्स है, ये सब क्या होते हैं, फीमेल यूज करती है। और ये बैरियर मेथड है जहां स्पर्म और ओवम का कांटेक्ट रोका जाता है। ऐसे ही जो कंडोम होते हैं वो भी मेल फीमेल दोनों में काम आते हैं और स्पर्म ओवम का जो कांटेक्ट है वो रोका जाता है। यानी बैरियर मेथड मेनली बेस्ड होता है कि किसी ना किसी तरीके से मेल और फीमेल दोनों हैं उनका जो कांटेक्ट है ना, उस कांटेक्ट को रोका जाए, दैट्स ऑल। तो सिंपल तरीका है, कुछ भी इसमें ऐसा दिमाग नहीं लगाना आपको जिसपे कोई स्पेशली काम आता है, बस ध्यान रखना कि किसके लिए कौन सा काम आता है। अगली कंडीशन कि मेल के लिए कौन कंप्लीट काम आएगा, फीमेल के लिए कौन सा कंप्लीट काम आएगा। अब बर्थ कंट्रोल के अगर हम लोग अदर वेज देखें तो इसमें केमिकल मेथड भी आते हैं जहां क्रीम जेली या अवेलेबल होते हैं। अगर हम केमिकल मेथड को डिस्कस करें तो केमिकल मेथड में पर्टिकुलरली क्या होता है, जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं क्रीम, जेली। ये ऐसे मटेरियल है जो जनरली फीमेल लगाती है अपने वेजाइनल पार्ट में, वो इसका यूज करती है। ठीक है, फॉर्म्स, ठीक है, ये अवेलेबल है। और यूज कहां होता है, जो फीमेल है उसकी वेजाइनल पार्ट में इनका यूज होता है।
ठीक है, पर्टिकुलरली कंपोजिशन क्या होती है? देखो केमिकल मेथड है तो केमिकल्स ही होंगे, और पोटेशियम परमैंगनेट हो गए, है ना, ये जनरली जो केमिकल होते हैं, बोरिक एसिड हो गए, सल्फेट हो गए, तो जनरली क्या आते हैं? जैसे बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जनरली इनका यूज किया जाता है। फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फेट कंपाउंड यूज किया जाता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। तो ये सब क्या है? ये सब जेली या क्रीम या फॉर्म में होते हैं, और ये क्या करते हैं? स्पर्मेटोजोआ जो होता है, जैसे ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म आते हैं, तो ये क्रीम या जेली क्या करते हैं? उन्हें किल कर देते हैं। यानी केमिकल मेथड का पर्पस ये है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जैसे ही स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ आएगा तो उसे किल कर दिया जाएगा। अगर फीमेल यूज करती है केमिकल मेथड जिसमें जेली फॉर्म्स या क्रीम का यूज करती हो, यानी जेली फॉर्म या जेली क्या कर लेगी, वो अपने वेजाइनल पार्ट में लगा लेगी आउटर से, और जब वो लगा लेगी तो स्पर्म जैसे कांटेक्ट में आएगा इन केमिकल के, तो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ किल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा केमिकल मेथड है जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसे आप उतार लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोग ये बात कर लिए स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि कुछ सिंपल मेथड और हैं। जैसे जनरली क्वेश्चन जो आपके बनता है वो बनता है, नेक्स्ट जो मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हमको डिस्कस करना है बर्थ कंट्रोल में, वो होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल का अगला जो मेथड है, जिसे हम बोलते हैं IUD शॉर्ट में। इट मींस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। जनरली क्या होता है कि इसको यूज करती है फीमेल, और फीमेल क्या करती है? अपने सर्वाइस के थ्रू वेजाइनल पार्ट में इसको लगवा लेती है। इनका यूज करने से क्या होता है कि जो मेल स्पर्म और फीमेल जो ओवम है उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। जनरली जो IUD पॉपुलर होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, वो पॉपुलर IUD जो है वो डिफरेंट है। जैसे एक जो IUD है वो IUD कैसी होती है? कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD। एक तो ये IUD जो बड़ी पॉपुलर है, ठीक है। एक हार्मोन रिलीजिंग IUD है, हार्मोन रिलीजिंग IUD। और एक IUD जनरली जो यूज की जाती है वो होती है नॉन मेडिकेटेड IUD। नॉन मेडिकेटेड IUD। अब ये IUD जो होती हैं पर्टिकुलरली क्या करती है और क्या इनकी स्पेशलिटी होती है? देखो, कॉपर रिलीजिंग IUD जो होती है वो सिंपल सी बात है, रिलीज Cu+2 आयन। हार्मोन रिलीजिंग IUD क्या होती है? रिलीज हार्मोन। और मेडिसिन इनके साथ रिलेट नहीं करती, ये नॉन मेडिकेटेड होती है, इसका पर्टिकुलरली अपना ही रोल होता है। सभी का काम क्या है? इन सभी का काम यह है कहीं ना कहीं तरीके से, कैसे ना कैसे तरीके से स्पर्म को कैसा बनाया जाए? नॉन मोटाइल। स्पर्म नॉन मोटाइल बनाया जाए, उसी के साथ साथ क्या किया जाए? स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन की पावर है उसको खत्म किया जाए, उसको डिक्रीज किया जाए। जो यूटेरस है उस यूटेरस की ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो इम्प्लांटेशन के लायक ना रहे, यानी यूटेरस को इम्प्लांटेशन से रोकना, यानी एंडोमेट्रियम वाले पार्ट में इम्प्लांटेशन ना हो। नेक्स्ट,
जो वेजाइनल पार्ट है उस वेजाइनल पार्ट की या ट्रैक्ट की क्या कंडीशन बनाई जाए, जो म्यूकोस कंडीशन होती है, चिकनी कंडीशन होती है, यानी म्यूकोसल कंडीशन को नॉन म्यूकोसल बनाया जाए, ये सब इसके रोल होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें कि पर्टिकुलरली इनके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या होंगे, तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से चले हम लोग, तो जनरली अगर हम बात कर रहे हैं कॉपर लीजिंग आईओडी की, तो इसमें जनरली कॉपर टी, कॉपर 7, ये दोनों बड़ी खास हैं, कॉपर टी और कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375, मल्टी लोडेड या मल्टी लोडेड 375, ये एक बड़ी पॉपुलर आईओडी जो इसकी जनरली यहां काम आती है। अगर हम लोग चलते हैं किस पर, एग्जाम्पल पर हार्मोन रिलीजिंग आईओडी पर, तो हार्मोन रिलीजिंग जो आईओडी होती हैं उसमें प्रोजेस्टासेट, ये बड़ी खास है प्रोजेस्टासेट। इसके साथ एक होती है LNG-20, ये एग्जांपल ध्यान रखना स्टूडेंट्स, LNG-20 ये पॉपुलर है। अब नॉन मेडिकेटेड में एक जनरली आता है लिपेस लूप, उस लिपेस लूप की बात ध्यान रखना। तो जो लिपेस लूप है वो इसके अंदर आता है। लिपेस लूप जनरली क्या होता है, जैसे ये मान लो कि ये यूट्रस वाला पार्ट है और ये वेजाइनल पार्ट है, तो लिपेस लूप किस तरह लगाया जाता है, ऐसा लिपेस लूप होता है। जो वेजाइनल पार्ट पे लगा दिया जाता है, और लिपेस लूप लगाने से क्या होता है, ये पर्टिकुलरली क्या होता है कि स्पर्म को आगे मूव नहीं करने देता और आगे ओविडक्ट तक नहीं जाने देता। तो नॉर्मली आप लोग ध्यान रखना कि कॉपर रिलीजिंग जो आईओडी है वो कॉपर रिलीज करती हैं, हार्मोन रिलीजिंग जो आईओटी है वो रिलीज करती है हार्मोन, और नॉन मेडिकेटेड क्या होती है, मेडिसिन के फॉर्म में नहीं होती। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 ध्यान रखेंगे। हार्मोन रिलीजिंग में आपको प्रोजेस्टासेट और एक याद करना है LNG-20। नॉन मेडिकेटेड में लिपेस लूप का ध्यान रखना है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना कि जनरली जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी हैं, जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी है वो कॉपर को रिलीज करेंगी। ठीक है, तो जनरल यूज ऑफ या जनरल इफेक्ट ऑफ आईओडी की अगर बात करते हैं, या हम तो सिंपल सा बात करते हैं इफेक्ट ऑफ आईओडी। जनरल यूज है, देखिए जो आईओडी है वो रिलीज करती है कॉपर, सभी तो नहीं लेकिन कॉपर रिलीज तो करती है कॉपर। इस कॉपर का तो इफेक्ट होता ही है। तो जनरल जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको आईओडी के, वो क्या होंगे, पहली बात जो स्पर्म मोटाइल रेट है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन स्पर्म जो फर्टिलाइजेशन पावर है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, यूटेरस इम्प्लांटेशन इसकी जो रेट है वो डाउन हो जाएगी। म्यूकोसिटी ऑफ वेजाइना ये डाउन हो जाएगी, यानी ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कंडीशन जो होंगी वो कॉपर आयन की रिलीज होने से होंगी। स्पर्म मोटिलिटी रेट, जो स्पर्म की जो मोटाइल मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, स्पर्म मोटाइल मूव नहीं करेगा। और जो फर्टिलाइजेशन की जो पावर है स्पर्म की वो डाउन हो जाएगी। यूटेरस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा उनका। नेक्स्ट कंडीशन जो म्यूकोसिटी है, यानी जो म्यूकस वगैरह है
वेजाइनल पार्ट में, ट्रैक्ट में, वो लॉस हो जाएगा। ले देकर ये कह सकते हैं हम लोग कि यार फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लिपेलस अपना काम करेगा। लिपेस लूप क्या करता है, मेल और फीमेल को मिलने नहीं देगा, स्पर्म को। वो कैसे नहीं मिलेगा, लूप क्या कर देगा, दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना कि डिफरेंट टाइप की जो आईओडी है वो जनरली यूज की जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसकी बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े तो जनरली कुछ पाइल्स वगैरह यूज की जाती हैं। तो ओरल जो कंट्रासेप्टिव होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। बर्थ कंट्रोल का और भी तरीके हैं। देखिए कई लेडीज जो होती हैं वो ओरल कंट्रासेप्टिव यूज करती हैं। जनरली ये मुंह से ली जाने वाली गोलियां होती हैं, है ना। और मुंह से ली जाने वाली गोलियों को हम लोग जनरली पिल्स बोलते हैं। इनमें अगर कंपोजिशन देखोगे आप तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कंपोजिशन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कंपोजिशन देखने को मिलता है। कई ब्रांड में मालाडी, आप लोग नाम सुना होगा, मालाडी बड़ा एक कॉमन नेम है जो इसका यूज किया जाता है। जनरली इन गोलियों को स्पर्म में मालाडी के साथ पल यूज करते हैं। सहेली, सहेली नाम सुना होगा आपने, मालाडी ब्रांड जो सुना होगा, पल आपने नाम सुना होगा। ऐसे कई इनके नाम मार्केट में अवेलेबल हैं। इनको यूज जो मेथड होता है, यूजिंग करने का जो मेथड इनका पर्टिकुलरली है वो क्या होता है कि जब महिला में मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, एमसी पीरियड, तो ये सपोज कीजिए 1 से 28 डेज का है। ओके, तो जो 1 से 28 डेज का पीरियड होता है उसकी स्टार्टिंग 1 से 21 डेज को तो कंटिन्यूअस ली जाती है, 1 पिल पर डे। यानी पहले दिन से 21 दिन तक इसको एक दिन में एक गोली ली जाती है। लेकिन जो बाद के 7 दिन होते हैं, इन 7 डेज में यानी 22 to 30 इसको अवॉइड किया जाता है, इसको नहीं लिया जाता। इसका फायदा क्या होगा, जो लेडी होगी उसमें अगर इंटरकोर्स भी होता है तब भी उसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्लियर। स्टार्टिंग के 1 to 21 डेज तो कंटिन्यूस लेना होगा इसको। इस दिन ब्लीडिंग हुई है उससे पहले दिन से लेकर 21 डेज तक कंटिन्यूस क्या होगी, लेडी इनको लेगी। लेकिन जो बाद के जो डेज होंगे जैसे 22, 23, 24 से 30 डेज तक यानी 7 डेज तक इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए लेडी की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 डेज की है तब भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी अगली, वापस पहले दिन से इसको लिया जाएगा 21 दिन तक, रोज एक गोली। तो जनरली ये कंट्रोल, ये काम किया जाता है। देखिए इसमें क्या क्या हेल्प मिल जाती है। इसमें कुछ हेल्प मिलती है, जैसे अगर अपन सपोज करें कि पिल्स की क्या क्या फायदे या प्रॉफिट होता है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको नॉलेज तो होना ही जरूरी है ना। हर चीज में कोई फॉर्मूला तो काम आता है नहीं कि हर बार आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के फॉर्मूले यूज करना हो। तो जनरली ध्यान रखना, क्या ओरल जो होती है कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं इनके क्या प्रॉफिट हैं, इनके जो यूज हैं वो यूज पर ध्यान देना। जैसे अगर आपको इनके फंक्शन को डील करना हो, इसकी हेल्प यूज करना हो, इसका प्रॉफिट देखना हो कि क्या पिल्स के प्रॉफिट होते हैं, तो सबसे पहली बात ये स्टॉप और अवॉइड कर देता है ओव्यूलेशन को। यानी पाइल को यूज करने से ओव्यूलेशन क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। अगली कंडीशन ये देखने को मिलती है कि जो इम्प्लांटेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो भी इनहिबिट हो जाएगा।
अगली कंडीशन म्यूकोसल चेंजेस आ जाएंगे इन सर्वाइक्स रीजन। जो फीमेल का सर्वाइक्स रीजन होगा वहां म्यूकोसल चेंजेस आ जाएंगे और वो चेंजेस ऐसे होंगे जो स्पर्म के लिए सही नहीं रहेंगे। ऐसे कुछ बड़े इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे पाइल्स को लेने के। तो जो पिल्स होती है, पाइल्स नहीं पिल्स होती है, पाइल्स तो हमारी अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। जो पिल्स होती हैं इनको इस तरह से टेक लिया जाता है और पिल्स को लेने से क्या हो जाता है कि ये इस तरह से कोई लेडीज लेती है तो कहीं ना कहीं बर्थ कंट्रोल एक लेवल तक कर सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई और कुछ भी सर्जिकल मेथड भी यूज करते हैं हम लोग या इंजेक्शन वगैरह भी यूज करते हैं, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स, कुछ अदर मेथड भी अवेलेबल है। इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स अवेलेबल है। इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स यूज कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं। देखिए जो इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं इनमें हम लोगों को यह ध्यान रखना है। देखिए भाई अब इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स, देखिए क्या तरीका सोचा गया इसमें ये सोचा गया क्यों ना जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं उनके डेरिवेटिव्स को दिया जाए और इनको देने से ओव्यूलेशन को रोका जाए, जो म्यूकोसल सर्वाइकल कंडीशन है उसको बनाया जाए ताकि ले देकर स्पर्म या तो ओव्यूलेशन हो ही ना, वो अवॉइड हो जाए। अगर ओव्यूलेशन हो भी गया है तो स्पर्म ओवम तक ना पहुंच पाए। तो इनका जो तरीका बनाया गया, पहली बात ही सोचिए पर्पस क्या रखा गया। पर्पस रखा गया कि ओव्यूलेशन अवॉइड हो जाए या स्पर्म जो होते हैं वो वेजाइनल पार्ट में ही क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस पर्पस से इंजेक्टेबल लिया गया। ये क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन जो डेरिवेटिव होते हैं, उन डेरिवेटिव्स का क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन क्या होता है, 3 मंथ तक एप्लीकेबल होता है। यानी प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं और ये इंजेक्शन एक बार देने के बाद 3 मंथ तक क्या होता है, कोई चांस नहीं है कि प्रेगनेंसी हो। और ये सब प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव के होते हैं। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इम्प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होते हैं उन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन को क्या करते हैं, स्किन के नीचे यानी सबक्यूटेनस फॉर्म में हम लोग इन सिंथेटिक इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन को क्या कर देते हैं, स्किन के नीचे इंसर्ट कर देते हैं। यानी हमारी स्किन के अंदर सिंथेटिक जो प्रोजेस्टेरोन है उनको सबक्यूटेनस फॉर्म में यानी स्किन के नीचे इंसर्ट कर दिया जाता है। और इनको इंसर्ट करने से ये इफेक्टिव रहते हैं कब तक, 5 ईयर तक। तो जो इम्प्लांट्स होते हैं वो इम्प्लांट्स को 5 ईयर तक क्या होता है, ये अपना काम करते हैं। और ये सिंथेटिक जो प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ना वो इस तरह होते हैं, अपनी बुक ने इनको बनाया भी है, जैसे माचिस की तीली होती ना उसकी तरह दिखते हैं ऐसे ही, क्लियर। और इनको क्या करता है कि स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं, इसलिए इम्प्लांट्स नाम है इनका। और स्किन के नीचे इम्प्लांट करने से क्या होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं और प्रोजेस्टेरोन बनने से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। और ओव्यूलेशन नहीं होता, साथ ही साथ अवॉइड हो जाता है ओव्यूलेशन। और जो वेजाइनल पार्ट है या सर्वाइक्स वाला पार्ट है उसमें क्या होगा कि वो पार्ट कुशन लाइक हो जाएगा फॉर्म में, और सब जो उसमें म्यूकोसल कंडीशन है वो म्यूकोसल रिलीज होगा ही नहीं, वो मोटा मोटा गद्दी जैसा हो जाएगा कुशन लाइक। ले देकर जो स्पर्म होंगे वो ओवम तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अवॉइड ओव्यूलेशन। जो सर्वाइकल पार्ट है उसे कुशन लाइक कर देता है ये, और जिससे क्या होता है स्पर्म जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो हम तक नहीं पहुंच पाते। इस उद्देश्य से हम लोग इस टारगेट से इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स बनाते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं अपन
और अगले पार्ट पर आते हैं। तो इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स के बाद कई बार क्या कंडीशन हो जाती है कि अगर सेफ कोर्टियस नहीं हुआ या सेफ इंटरकोर्स नहीं हुआ या किसी लेडी का रेप हो गया है, तो 72 जो आवर्स होते हैं, 72 आवर्स जो होते हैं, उसके अंदर कैसे ना कैसे क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी ना हो जाए, उसे रोकना होता है, तो इमरजेंसी जो कंट्रासेप्टिव होता है उसको अपनाया जाता है। इमरजेंसी, हम लोग कंट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं, ये देखिए नॉर्मली 72 आवर्स के अंडर यूज किए जाते हैं। रेप या ऐसी कंडीशन जब क्या हो चुका है, जो अनसेफ सेक्स हुआ है या अनसेफ इंटरकोर्स हुआ है, उस टाइम इनको यूज करेंगे। ओके, तो यूज उस टाइम किया जाएगा। इनके एग्जाम्पल देखिए हम, तो मार्केट में कई अवेलेबल हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे मेल फीमेल के बीच में इंटरकोर्स हो गया, हस्बैंड वाइफ ही है, लेकिन उन्होंने कॉन्डम यूज नहीं किया या कोई और तरीका नहीं अपनाया, बैरियर वगैरह, और स्पर्म ओवम के चांसेस है कॉन्ट्रैक्शन के, तो उनके बच्चा हो सकता है, बच्चा नहीं चाहते, तो आपने नाम सुना होगा अनवांटेड, वो यूज कर लेते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। एक किसी के साथ आईपीएल का बड़ा पॉपुलर नाम है, आईपीएल अवेलेबल है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये ऐसे कुछ नेम है जिसको आप लोग ध्यान रखें। एक जो पिल है 72 अवेलेबल है। ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो जनरली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में आते हैं, जो जनरली यूज भी किए जाते हैं, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये भी एक तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करने का। अब देखिए साहब, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी, इतने बर्थ कंट्रोल के मेथड के बाद भी क्या होता है कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि परमानेंट वो इन चीजों से फ्री हो जाए कि यार बच्चा नहीं चाहता वो, तो वो सर्जरी करा लेता है, और सर्जिकल मेथड भी अवेलेबल है। हम उन सर्जिकल मेथड की बात कर लेते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग लेकर चल रहे हैं कि यार अब सर्जिकल मेथड के थ्रू वो परमानेंट इससे निजात चाहता है कि यार उसको बर्थ कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट टारगेट भी देती है कि सर्जिकल मेथड अपनाइए, है ना। और सर्जिकल मेथड में हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं। एक तो जो मेथड है वो वैसेक्टोमी है, ठीक है, और एक जो मेथड अवेलेबल है वो है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में दो चीजें हैं, या तो क्या करा जाए कि रिमूव करवा लिया जाए जो वेस्ट डिफरेंस है, उस वेस्ट डिफरेंस को रिमूव करवा लिया जाए, या उसे टाइड अप कर दिया जाए, यानी किसी से नायलॉन की जो डोरी होती है ना, स्ट्रिंग होती है, नायलॉन की डोरी से बांध दिया जाए। जनरली हम लोग दोनों तरीके अपनाते हैं। सपोज कीजिए कि अगर ये वेस्ट डिफरेंस है तो वेस्ट डिफरेंस को कट करके उसको इस तरह से मोड़ लिया जाता है, और यहां जो नायलॉन की स्ट्रिंग है उससे बांध दिया जाता है। तो रिमूव और टाइड अप करते हैं वेस्ट डिफरेंस को, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो टेस्टिस होगा उसमें जो स्पर्म बनेंगे वो स्पर्म वेस्ट डिफरेंस में आएंगे तो सही, लेकिन आगे वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पेनिस से जो सीमन निकलेगा उसमें नील नंबर ऑफ स्पर्म होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ये मेल के अंदर अपनाई जाने वाला तरीका है। सिंपल सी बात है, जहां मैंने वेस्ट डिफरेंस लिख दिया वहां ये बात क्लियर हो गई कि ह्यूमन मेल के अंदर ये तरीका अपनाते हैं हम लोग। अगर हम ट्यूबेक्टोमी की बात कर रहे हैं तो ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या कंडीशन होगी, जो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होगी, जो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होगी, ठीक है, उसको क्या कर लिया जाएगा, या तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा या वही उसको टाइड अप कर लिया जाएगा। सबसे बेहतर तो ये रहता है कि इन सर्जिकल मेथड में जो फैलोपियन ट्यूब है उसे कट कर लिया जाए, उनके एंड को मोड़कर
टाइड अप कर लिया जाए, नायलॉन की डोरी से भी बांध दिया जाए। तो कई बार ये सर्जिकल मेथड फेल हो जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको सही तरीके से अपनाया जाए। और गवर्नमेंट इन प्लान को क्या करती है, जो होती है वो आगे बढ़ा रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है कि भाई आप ठीक है, सपोर्ट कर रही है कि भाई आप लोग इस तरह के मेथड को अपनाएं और बर्थ कंट्रोल करें, कैसे ना कैसे बर्थ कंट्रोल तो करें। वो टारगेट दिए जा रहे हैं। तो ट्यूबेक्टोमी ध्यान रखना फीमेल के अंदर होती है, ये बात मत भूलना। नेक्स्ट, फैलोपियन ट्यूब इसके अंदर कट कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है, टाइड अप कर दी जाती है। और उससे क्या होता है कि जो ओवम होता है वो ओवरी जो होती है वो ओवम रिलीज नहीं करती। अगर ओवम रिलीज भी करती है तो वो आगे ओविडक्ट में मूव नहीं कर पाता और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो ये वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दो मेथड हैं जिसके थ्रू भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसे कॉपी करें आप। तो आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बर्थ कंट्रोल से जो क्वेश्चन बनने हैं, अगर बनते हैं बाय द वे, लिपेस लूप, आईयूडी, ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी, केमिकल कंपोजिशन जो होती है, केमिकल मेथड जो होते हैं उनमें क्या की जाती है ये। और एक बात ध्यान रखना कि जब लेडी फीडिंग करती है तो उसके 6 महीने तक नेचुरल मेथड है, उसमें ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यूस नहीं होगी। तो नॉर्मली उस टाइम अगर इंटरकोर्स भी होता है या कोटियस भी होता है तो नो प्रॉब्लम, उस टाइम भी क्या होगा कि बच्चा होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं अगर इंटरकोर्स हो भी जाता है। तो ये नेचुरल मेथड से लेकर केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड है ना, जो इंटरसेप्टिव होते हैं वो यूज करना या इम्प्लांट्स यूज करना, ये सभी मेथड जो है ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ओके, जब नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एमटीपी वगैरह क्या होती है या अदर तरीके क्या है। ठीक है, ये अब ये चैप्टर थोड़ा सा मूव करेगा उस तरीके पर कि यार दो लोग क्या करते हैं कि भाई ये नहीं चाहते कि बच्चों में गैप रखने का तरीका तो हो गया, अब क्या कंडीशन होती है कि बच्चा हो ही नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई लड़ी में कंडीशन क्या होती है कि वो बच्चे को प्रेगनेंसी की पीरियड में जा नहीं पाती है, तो उस तरीके को यूज करना है, टेस्ट बेबी वगैरह तरीका। तो जिनके बच्चे नहीं होते उन बच्चे किस तरह से हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, उस तरीके को अपनाएंगे हम लोग। किसी के अनवांटेड बच्चा हो गया और उसको किस तरह से रिमूव करना है, हटाना है, किस तरह से प्रेगनेंसी को पीरियड को रोकना है, तो उस सब चीजों के तरीके हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, तो इस तरीके में आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, आईओडी का ध्यान रखना, आईओडी के साथ कॉन्ट्रासेप्टिव का ध्यान रखना, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव उनको किस तरीके से कब कब लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके साथ वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी किस में की जाती है, बच्चा भूल जाता है। वेसेक्टोमी किस में, तो वेसेक्टोमी फीमेल मेल के अंदर है, ध्यान रखना। और ट्यूबेक्टोमी जिनमें ट्यूब्स होती हैं फीमेल के अंदर है। ठीक है, तो इसके साथ ये आप लोग ये स्पेशली ध्यान रखना, आईओडी के टाइप्स ध्यान रखना, किसके कौन से टाइप्स और एग्जांपल्स हैं, कौन सा पर्टिकुलरली बर्थ कंट्रोल का मेथड क्या चेंजेस करता है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है ना। जैसे आईओडी के कॉपर रिलीज करने से क्या क्या फर्क पड़ते हैं, इन सब तरीकों को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं स्टूडेंट्स, गुड डे एंड गुड बाय। Good morning students, myself Mohammad Asad Qureshi. Now we discuss chapter 4 class 12th. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों ने जो स्टडी कर ली उसके बाद हम लोगों को आज ध्यान देना होगा इंड्यूस एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को। ओके, तो देखिए जिस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट में इसे हम कहते हैं एम टी और पी, MTP। हमको ये ध्यान देना है कि इसको हम लोग एक नेम और देते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब सबसे सिंपल चीजें हम लोगों को ध्यान रखें। देखिए चैप्टर इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, एक क्वेश्चन जनरली आने के चांस रहते हैं। अब यहां हम लोगों को ये ध्यान देना है कि सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है कि यार व्हाट इज MTP।
यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। तो देखिए एक सिंपल सी चीज है कि जो वर्ल्ड में कई लोग जो प्रेग्नेंट होती है, लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें से जो 15% है या 15 जो उनकी क्वांटिटी है, वो लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाते हैं। यानी जो हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में उसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपनी विश से ही, है ना, खुद की विश से ही क्या करते हैं, वो जो मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो अपनाते हैं। यानी किसी भी बंदे के द्वारा, किसी भी लेडीज के द्वारा, किसी भी पेरेंट के थ्रू प्रेगनेंसी का पता लगने पर, है ना, खुद की इच्छा से, खुद की विश से उसको टर्मिनेट करवा लेना क्या कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग पेरेंट्स, तो अकॉर्डिंग पेरेंट विश, यानी पेरेंट क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी इच्छा से या उसकी विश से मेडिकल के फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को क्या करा लेते हैं, टर्मिनेट करवा लेते हैं। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन ऑफ एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने की क्या क्या वजह हो जाती है। देखिए, अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो वो इसकी एक वजह बन जाती है। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी को अपन लोग अगर डील करें तो अनवांटेड प्रेगनेंसी में कौन कौन सी बातें आ सकती हैं, जैसे रेप होने से कोई प्रेग्नेंट हो गई लेडी तो उससे, अनवांटेड सेक्स से हो गई, इससे कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो नॉर्मली क्या होता है, एमटीपी कराने से क्या हो जाता है, जो प्रेगनेंसी है वो अबॉर्ट हो जाती है। दैट्स ऑल। सेकंड चीज, अगर हम लोग बात करें कि जो प्रेगनेंसी है, एमटीपी है, उसको यूज करने का और क्या वजह है, और वजह ये हो सकती है कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर इन चाइल्ड में है, जेनेटिकल डिसऑर्डर ऑफ चाइल्ड, यानी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो बर्थ है उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटीज है, जैसे जनरली देखिए आप, सपोज कीजिए प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ये मालूम पड़ा कि जो बच्चा है उस बच्चे में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। सपोज कीजिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, ये मालूम पड़ सकता है। हमको मालूम पड़ा कि भाई पेरेंट में फलाना फलाना कंडीशन है और उनकी चाइल्ड में पटाउ सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम जैसी कोई कंडीशन आनी है, तो क्या करेंगे, जब बच्चा बर्थ है जो है, प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर ही है, प्रेग्नेंट में है, तो क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी इच्छा से ही, अपनी विश से ही क्या करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा लेते हैं। ठीक है, अब उनको मालूम पड़ गया कि बच्चे में जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर मालूम पड़ने पर क्या करेंगे, वो मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी करा लेंगे, और एमटीपी कराने से जो बच्चा होगा वो बाहर निकल जाएगा और आराम से इजी गोइंग में महिला जो होगी, लेडीज जो होगी, वो क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर मालूम करने पर भी ऐसा होता है। क्वेश्चन भी हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है कि सपोज कीजिए कि किसी लेडी को ये मालूम पड़ जाता है कि उसकी जो चाइल्ड है, जो उसके अंदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी की कंडीशन है, और उसको कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, तो उसको एमटीपी कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। एमटीपी कराने से क्या होता है कि जो चाइल्ड है उसका बर्थ नहीं हो पाता,
और वो प्रेग्नेंट लेडी अपने ऐसे चाइल्ड को पैदा नहीं करती है जो कैसा हो सकता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो सकता है। अब ये जेनेटिकल डिसऑर्डर अलग अलग वजह से होते हैं। हो सकता है कि चाइल्ड जो हो 44 प्लस XXY हो सकता है कि चाइल्ड 44 प्लस X0 कंडीशन को लेट कर रहा हो, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन हो सकती है, या डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशन आ सकती है, असेक्सुअल क्रोमोसोम में कोई नंबर बढ़ जाए। जो भी हो कंडीशन अगर ऐसी आ रही तो जेनेटिकल डिसऑर्डर के टाइम पर भी MTP कराना बेस्ट रहता है। MTP इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, MTP जरूरी हो जाती है। अब मान लीजिए कोई अनवांटेड सेक्स है, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं, मेल फीमेल को मालूम ही नहीं है ना, और उन लोगों ने गलती से क्या कर लिया, सेक्स कर लिया, बच्चा ठहर गया, बच्चा सेट हो गया, लेडी प्रेग्नेंट हो गई। इस कंडीशन में क्या होता है कि MTP कराने से सही रहता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का आज प्रेजेंट टाइम पर उसका जन्म हुआ है, बर्थ हुई है, और 1 साल बाद ही या 6 महीने बाद ही क्या हो जाता है, वापस लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो MTP कराना बेस्ट रहता है ऐसी कंडीशन पे। MTP कराने से क्या होता है, वो लेडी सेफ रहती है, दैट्स ऑल। क्योंकि भाई 2 बच्चों में जितना गैप रहेगा उतना बढ़िया, कम से कम भाई 2-3 साल का गैप तो बेस्ट रहता है। तो 2-3 साल का गैप जरूरी हो जाता है 2 बच्चों के बीच में। 3 साल तो गवर्नमेंट भी बोलती है हम लोगों से, तो अगर 3 साल का गवर्नमेंट भी बोलती है, नॉर्मली भी गैप रहना चाहिए, ताकि 2 चाइल्ड के बीच में गैप रहेगा तो बच्चे अच्छे रहेंगे, उनकी एजुकेशन वगैरह जो भी पॉइंट है सोसाइटी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, लेडी हेल्थ के हिसाब से, तो MTP उस टाइम में बेटर रहता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी हो जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे रीजन बन जाते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि MTP बहुत जरूरी है, ठीक है। अब MTP किस टाइम बेटर रहती है, अगर हम बात करें पीरियड ऑफ MTP, पीरियड या टाइम ऑफ MTP, अगर हमसे उस पीरियड के बारे में या टाइम के बारे में पूछा जाए कि यार किस टाइम पर बेस्ट रहता है कि प्रेगनेंसी जो है मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी करा लेना चाहिए, तो सबसे बेहतर टाइम होता है 12 वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये क्वेश्चन कई बोर्ड में आ भी चुका है ना। उत्तराखंड PMT का क्वेश्चन है ये कि भाई MTP किस टाइम पर बेस्ट रहती है। तो उत्तराखंड PMT में क्वेश्चन आया भी है कि मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक है, वो MTP किस टाइम बेटर रहती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है शुरू के 3 मंथ का, उस टाइम पर ये बेटर रहती है, या 12 वीक का जो पीरियड होता है उस पर MTP का जो टाइम होता है बेस्ट रहता है। अब हम लोग अगर बात करें कि यार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब वैलिड है, कब नॉन वैलिड है, तो वैलिडिटी ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें, यानी कानूननी उसको जरूरी है, अगर हम उसकी वैलिडिटी की बात करें, यानी कानूनी बात करें कि MTP कानूनी फॉर्म से कब सही रहती है, जब सही रहती है जब हम लोगों के लिए सेक्स अननोन हो, सेक्स ऑफ चाइल्ड अननोन। यानी अगर हमें बर्थ या चाइल्ड का जो सेक्स है वो नहीं मालूम हो तो MTP वैलिड है, ठीक है। और इंडिया में 1971 का जो टाइम था, उस टाइम, ठीक है, जो MTP है उसे इस रीजन से पॉपुलेशन कंट्रोल, सेक्स रेशो को मेंटेन करना, इन सब वजह से क्या हो गया, 1971 में इसको जो कानूनी रूप से क्या मिल गया, वैलिडिटी मिल भी गई। तो 1971 में क्या हुआ कि जो हम लोगों का
पेनल कोड है, उसने क्या करा कि भाई इसको 1971 में वैलिड कर दिया। इंडिया गिवन वैलिडिटी ऑफ एमटीपी, यानी 1971 में इंडिया ने एमटीपी को वैलिडिटी दी और इंडिया में एमटीपी वैलिड हो गई। भाई अनवैलिड कब रहती है एमटीपी? अगर हम लोग ये बात करें कि यार एमटीपी अनवैलिड कब रहेगी, तो एमटीपी देखिए अनवैलिड उस टाइम रहेगी जब आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कराते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कराते हैं तो आपको सेक्स मालूम पड़ जाएगा चाइल्ड का। इफ यू नोन सेक्स ऑफ चाइल्ड, तो एमटीपी क्या होगा, उस टाइम वैलिड नहीं होगी, उसे कानूनी रूप से क्या मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी। तो इफ चाइल्ड सेक्स नोन, तो अगर चाइल्ड का सेक्स मालूम है तो फिर ये एमटीपी सही नहीं है। या नॉर्मली एमटीपी कब कराई जाए, अगर आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कराया जाए तो भी क्या होती है, एमटीपी वैलिड नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो बच्चे के लिए, बर्थ के लिए और प्रेग्नेंट लेडी दोनों के लिए क्या होती है, किलिंग हो सकती है। यानी एमटीपी कराने से क्या हो सकता है, बच्चा ही मर सकता है और मदर ही मर सकती है, तो वो वैलिडिटी नहीं मिलती। खासतौर से सेक्स रेशो, अगर किसी को चाइल्ड का सेक्स मालूम हो गया तो वो मेन अनवैलिडिटी का रीजन है, कानून उसे कभी भी वैलिड नहीं मानेगा और इवन क्या हो जाएगा, उस पर जेल हो सकती है। तो एमटीपी अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की जाती है तो बच्चे का सेक्स तो मालूम पड़ ही जाता है, और बच्चे का सेक्स मालूम पड़ जाता है, उसके बाद एमटीपी कराई जाती है तो उससे वैलिडिटी नहीं मिलती है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। अब एमटीपी में क्या है, सिंपल सा इंड्यूस्ड एबॉर्शन है, जिसमें क्या होता है कि मेल फीमेल जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी इच्छा से अपनी विश से क्या करते हैं, एमटीपी की सोच लेते हैं और इंड्यूस्ड एबॉर्शन करा लेते हैं बच्चों में गैप रखने के लिए, अनवांटेड सेक्स की कंडीशन में या रेप होने की कंडीशन में, है ना, या पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से, जो भी रीजन बन जाता है, इन रीजन से क्या करते हैं, वो एमटीपी करा लेते हैं, यानी इंड्यूस्ड एबॉर्शन करा लेते हैं, ठीक है, और वो अनवांटेड चाइल्ड से बच जाते हैं। दैट्स ऑल। तो इन चीजों का ध्यान रखना। 1971 में इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है कानून, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक के अंदर बेटर रहती है, तो इसको आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा, इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। अब जनरली हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस यहां से हमसे पुट कर लिए जाएं कि भाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं। अब हम लोगों को ये बात समझनी है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सपोज कीजिए एनसीईआरटी में हमारे दे रखा है कि भाई मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, उनको मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है कि जो भी मैंने आपको बतलाया था कि उनकी जो चाइल्ड है, जो है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, उसे कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है या कोई ऐसी डिजीज है, जैसे सपोज कीजिए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, तो उनको क्या ओपिनियन देंगे आप, या उनके लिए क्या ओपिनियन रहती है। अगर मान लीजिए कोई सी भी कंडीशन है, चाइल्ड को मालूम पड़ता है, प्रेग्नेंट लेडी को मालूम पड़ता है कि उसका जायगोट जो है वो जायगोट ऐसी कंडीशन में है, या तो वो 44+ XXY कंडीशन में है या 44+ X0 कंडीशन में है, तो सही ओपिनियन यही रहेगी कि वो लेडी एमटीपी करवा ले। और एमटीपी करवाने से क्या होगा, जायगोट आगे एम्ब्रियो में तो कन्वर्ट होगा लेकिन बर्थ नहीं कर पाएगा, और एमटीपी से क्या हो जाएगा, ठीक है, जो प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो सबसे बेहतर रहता है इन कंडीशन में कि मेडिकल टर्मिनेशन करा लिया जाए। अब देखिए, हम लोगों को डील करना है इसके बाद एक टॉपिक और, एमटीपी के बाद, वो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल
ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसटीडी। ठीक है, ये नॉर्मली एक और नेम इसको लिए पॉपुलर है, वेनिरल डिजीज भी इनको बोलते हैं हम लोग, और शॉर्ट में डॉक्टर इसको वीडी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वीडी। तो डॉक्टर जनरली क्या होते हैं, एसटीडी ये स्पेशल लिखने की जगह वीडी भी लिख देते हैं कई बार। हिंदी में इसके लिए एक रोग होता है रति रोग, आप सुनते होंगे रति विशेषज्ञ, डॉक्टर बनने के बाद वो ऐसा भी लिखते हैं वीडी। तो वीडी का मीन्स होता है वेनिरल डिजीज जो होती है वो। असल में ये क्या है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज है, जहां पर क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वहां ये डिजीज होती है। तो यहां से एक चांसेस रहते हैं कि एसटीडी से क्वेश्चन बनने के। डिफरेंट टाइप की डिजीज इनको हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे और उनकी बात भी करते जाएंगे। जैसे अगर हम एसटीडी की बात करते हैं तो एसटीडी में कई डिजीज कवर होती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं गोनोरिया की, गोनेरिया की। ये गोनेरिया ऐसी डिजीज है जो बड़ी पॉपुलर है, एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं डिजीज को लूं उससे पहले एक नॉर्मल बात कर लेता हूं कि यार एसटीडी है क्या। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जब वो अनसेफ है, जैसे विदाउट जो कंडोम है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो चांस रहते हैं कि मेल या फीमेल में किसी भी इन्फेक्शन है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर क्या होता है, एसटीडी हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेल या फीमेल में किसी को भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट कंडोम, तो मैक्सिमम चांस होता है कि किसी एक बंदे से दूसरे बंदे में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर क्या हो सकती है, फैल सकती है। तो नॉर्मली एसटीडी क्या है अगर हमसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एसटीडी क्या है? अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स रीजन फॉर डिजीज फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। यानी मेल टू फीमेल की डिजीज हो सकती है या फीमेल टू मेल हो सकती है, दोनों में से किसी को भी डिजीज हो सकती है। और ध्यान हमको ये रखना है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की टाइम की डिजीज होती है, ठीक है, और अनसेफ सेक्स से होती है, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो देखिए टाइप्स तो काफी होते हैं एसटीडी के, लेकिन अगर स्पेशल हम लोग देखें टाइप्स में आप लोगों को कौन कौन से टाइप्स मिल जाएंगे तो देखिएगा, एक तो सिफिलिस डिजीज है। सिफिलिस बड़े इजी गोइंग में आप लोग देखेंगे, ये एसटीडी के अंदर काउंट होगी। सिफिलिस के साथ अगर हम लोग देखें गोनोरिया, तो गोनेरिया भी एक ऐसी इसी कैटेगरी की डिजीज है, ठीक है। गोनेरिया के साथ अगर हम बात करें किसकी, एड्स की, तो एड्स भी इसी कैटेगरी में आता है जो एचआईवी के थ्रू होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी को अगर अपन काउंट करते हैं तो जो हेपेटाइटिस बी है वो भी क्या है, एसटीडी के अंदर आता है। सेक्सुअल वार्ड्स जो होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक मस्से, वो सेक्सुअल वार्ड्स भी इसके अंदर आते हैं। सेक्सुअल वार्ड्स भी इसी के अंदर आते हैं। तो इस तरह से कई ऐसी डिजीज होती हैं जो सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सेक्सुअल वार्ड्स, ये डिजीज क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में फैलती हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इंडियन सोसाइटी है वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिस बंदे को ये होती है वो क्या होता है कि
झिझकता है या बोलने में शर्माता है, तो वो जनरली ना तो अपने घर वालों से बोल पाता है और ना ही वो अपने डॉक्टर से साफ साफ जाके कह पाता है। और एसटीडी बढ़ती जाती है और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब घर वालों को या किसी फैमिली मेंबर को मालूम पड़ता है। तो एसटीडी के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है और सेफ सेक्स जो होता है, सेफ इंटरकोर्स होता है, उसको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कई ऐसी डिजीज हैं जिसमें जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं वो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट टाइप्स के अंदर मेंबर्स हैं जो इन डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एसटीडी के अंदर अगर हम लोग चलें तो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी डिजीज यहां से कवर होती है। उन डिजीज को वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गोनेरिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले जिस डिजीज को अपन डील करते हैं वो गोनेरिया ही लेते हैं हम लोग। अगर गोनेरिया की बात की जाए तो देखो, इस डिजीज के अंदर नॉर्मली जो निजेरिया गोनेरिया होता है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पॉन्सिबल फैक्टर, तो किसकी वजह से ये डिजीज होती है? तो रेस्पॉन्सिबल एक बैक्टीरिया है, निजेरिया गोनोरेई। तो निजेरिया गोनोरेई जो होता है वो क्या होता है? एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इस डिजीज के लिए। और सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है ना, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर क्या होता है, मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में ये ट्रांसफर हो जाता है। अब जब ट्रांसफर हो जाता है तो कई तरह से इसके सिम्टम्स दिखते हैं। अब वो सिम्टम जनरली क्या होते हैं? मेल और फीमेल दोनों में सिम्टम्स दिखते हैं। अब मेल के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मली कौन कौन से होते हैं? सबसे कंडीशन जो होती है एपिडाइडिमिस, इसमें क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। और एपिडाइडिमिस इन्फेक्टेड होने से क्या होता है कि जो यूरिनेशन होता है वो पेनफुल होता है। यूरिनेशन जो होता है वो पेनफुल होता है मेल के लिए। एक तो ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। एक कंडीशन और ये हो जाती है, स्पर्म फ्लो जो हो जाता है वो इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट स्पर्म फ्लो, जो स्पर्म फ्लो की जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, यानी मेल के पेनिस वाले पार्ट से जो स्पर्म का फ्लो होता है वो स्पर्म का फ्लो कैसा हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। तो स्पर्म फ्लो में भी दिक्कत आ जाती है। और हम आगे बढ़े तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और देखिए, व्हाइट कलर का जो डिस्चार्ज है ना, व्हाइट, और वो भी कैसा? कंसंट्रेट। जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज निकलता है। ठीक है, तो व्हाइट जो कंसंट्रेट डिस्चार्ज है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस मेल से निकलता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। उस समय मेल बहुत डर जाता है। जनरली समझना, किसी भी बंदी को अगर ये प्रॉब्लम होगी तो वो काफी डर जाएगा इस डिजीज में। तो ये डिस्चार्ज उसके बाहर निकलेगा। ये भी एक देखने को मिलता है नॉर्मली इसके अंदर। अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर भी क्या होगा? इसका अफेक्शन होगा। और फीमेल के अंदर क्या अफेक्ट होंगे? फीमेल में जो बार्थोलिन ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड जो होगी वो इन्फेक्टेड होगी। और बार्थोलिन ग्लैंड जो इन्फेक्टेड होने से क्या होगा? जो एमसी साइकिल है वो इनहिबिट हो जाएगी, उसमें काफी दिक्कतें आएंगी। यानी वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसका ब्रेक हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगी। और नॉर्मली जो स्प्रेड साइकिल से होती है वो नहीं होगी। हो सकता है कि फीमेल में स्टेरिलिटी आ जाए,
यानी फीमेल क्या हो जाए, स्टेराइल हो जाए। तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है किससे, गोनेरिया के लिए। सबसे बेटर ये होता है कि अगर इन तरह के करेक्टर आ रहे हैं तो जनरली क्या होता है, अगर इस तरह की डिजीज हो रही है तो सबसे बेटर रहता है फीमेल के लिए वो ट्रीटमेंट कराए। और ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की जो मेडिसिन होती है। देखिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट का तरीका तो ये रहता है कि सेफ इंटरकोर्स हो। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट तो यही है कि सेफ इंटरकोर्स अपनाया जाए मेल फीमेल के थ्रू। लेकिन सल्फेनोमाइड जो मेडिसिन होती हैं, सल्फेनोमाइड, ये सल्फेनोमाइड जो मेडिसिन होती हैं ये भी ली जा सकती हैं। यानी सल्फेनोमाइड मेडिसिन जो होती है इनका यूज करने से क्या होता है, थोड़ा सा आराम मिलता है डिजीज में। डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है, लेकिन सल्फेनोमाइड मेडिसिन जो होती है वो जनरली इसमें क्या रहती है, सेफ रहती है। तो एसटीडी के टाइम पर ये बहुत जरूरी है कि ध्यान रखा जाए कि भाई किस तरह से होती है और क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। ओके, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि मेडिसिन कौन कौन सी काम आती है और किस तरह से इसकी कंडीशन होती है। और यहां हम लोगों ने जो बतलाया कि यार मेल फीमेल में किस तरह से गोनेरिया होता है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या मेल के करेक्टर हैं, क्या फीमेल के करेक्टर हैं, मेल में क्या सिम्टम दिखते हैं, फीमेल में क्या दिखते हैं। ट्रीटमेंट तो सल्फेनोमाइड लेना है और सेफ इंटरकोर्स करना है, यही बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो गोनेरिया की जो करेक्टर है उसको आप लोग उतारिए, कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखिए ये डिजीज तो कवर कर लिए कि भाई एसटीडी में गोनेरिया की क्या कंडीशन होती है, कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं मेल फीमेल के अंदर, जो सल्फेनोमाइड जो होती है वो मेडिसिन ले लेनी चाहिए। तो वो इस तरह से करेक्टर तो अपना डील कर लिए। अब हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि अगली जो एसटीडी डिजीज है उसको लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस, इसको जनरली हम लोग फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं। फ्रेंच पॉक्स इसके नेम से भी पॉपुलर है ये। देखिए यहां हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो सिफिलिस है एसटीडी तो है, ये तो नॉर्मल है ही सही। अगर हमसे पूछा जाए भाई रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, तो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो इस डिजीज के लिए है वो बैक्टीरिया ही है, ट्रोपोनिमा पैलिडियम। तो ट्रोपोनिमा जो पैलिडियम होता है वो इस डिजीज के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके जो करेक्टर है मेल फीमेल में कॉमन है। देखिए करेक्टर क्या होते हैं या सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज के। सिम्टम्स मेल और फीमेल में कॉमन मिलेंगे। होगा क्या कि जो सिफिलिस होगा इससे जनरली क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो अफेक्टेड होगा ही सही, इस पर इसका अफेक्टेड दिखेगा। इसी के साथ साथ क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ इसका जो अफेक्ट दिखेगा डिजीज का वो दिखेगा एक्सटर्नल जेनिटलिया पर। एक्सटर्नल जेनिटलिया जितना भी होगा वहां पर देखने को मिल जाएगा, वेजाइनल पार्ट पे देखने को मिल जाएगा। तो जो वेजाइनल पार्ट है वहां भी इसके आपको डिफरेंट दिखने पड़ जाएंगे। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो सिम्टम्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे दिखेंगे, जेनिटलिया पे दिखेंगे, वेजाइना पर दिखेंगे। अदर जो पार्ट हैं उन अदर पार्ट के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि इसके करैक्टर देखने को मिल जाएंगे। अब पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे कि ये डिजीज जो होगी, ठीक है, इस पर ब्रेन, लीवर, आईज, टीथ ये सब भी अफेक्ट होंगे। जैसे इसका पार्ट जो अदर पार्ट में ये अफेक्ट करेगा, ब्रेन, आई, लीवर, किडनी, ठीक है, टीथ, यहां तक इसका डिजीज का जो फैलाव होगा या इसकी जो वाइडनेस होगी वो देखने को मिलेगी।
यानी ये डिजीज एक्सटर्नल जेनिटलिया पर तो अफेक्ट करेगी, सही, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे अफेक्ट करेगी, ठीक है ना, वेजाइना पर अफेक्ट करेगी, साथ ही साथ ये क्या करेगी, अदर पार्ट को भी अफेक्ट कर लेगी। और मेल फीमेल में कॉमन डिजीज है, दोनों में ही देखने को मिलेगी। ओके, इवन क्या होता है, जो रेक्टम वाला पार्ट होता है और जो माउथ वाला पार्ट होता है, रेक्टम और माउथ, उस पर भी इसके इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। असल में अगर पूछा जाए तो इसका इन्फेक्शन का जो रूट है ना, वो इन्फेक्शन होता कहां से, तो उसके लिए जेनिटलिया एक तो रेस्पॉन्सिबल है, एक इसका माउथ जो होता है वहां भी ज्यादा आपको कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, और रेक्टम। हालांकि इन्फेक्शन का मेन जो रूट है वो जेनिटलिया ही है। जब एसटीडी होती है, सारी एसटीडी का रूट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि जब इंटरकोर्स होता है तो वो क्या होता है, मेल फीमेल के बीच में होता है, और जो ट्रैक्ट होता है रिप्रोडक्टिव, उसी से ये फैलता है। लेकिन जेनिटलिया, माउथ और रेक्टम वाले पार्ट में कई अल्सर बन जाएंगे, और इन अल्सर से क्या होगा, डिस्चार्ज निकलेगा। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि बिल्कुल फ्लुएंट डिस्चार्ज निकलेगा, बारीक बारीक सा जो डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। और ये डिस्चार्ज जो होगा काफी पेनफुल होगा मेल फीमेल के लिए। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी कि डिस्चार्ज हो जाएगा और अल्सर बन जाएंगे माउथ में, रेक्टम में, जेनिटलिया में। इवन जो टीथ होते हैं, उन टीथ में स्पेशल जो मार्क होंगे, स्पेशल मार्क सीन्स ऑन टीथ, जो इस डिजीज से अफेक्टेड पर्सन होंगे उनके टीथ पर आपको स्पेशल मार्क दिखाई देंगे। जनरली इन टीथ को कहते हैं हम लोग हटकिंसन टीथ। अगर कभी क्वेश्चन बनता है आपके, हटकिंसन टीथ क्या होते हैं, HUTCHINSON, तो हटकिंसन टीथ ऐसे होते हैं कि इस डिजीज में क्या होता है कि जो टीथ होते हैं अफेक्टेड पर्सन के, उस पर कुछ स्पेशल मार्क बन जाएंगे। जनरली इस कंडीशन को कहेंगे कि भैया उसमें हटकिंसन टीथ जो हैं वो प्रेजेंट है। और हटकिंसन टीथ की कंडीशन मतलब क्यों बनेगी, क्योंकि स्पेशल मार्क बनेंगे टीथ के ऊपर। तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के लिए तो क्या होता है, टीपीआई टेस्ट होता है, वो टीपीआई करवा लेना चाहिए। और पेनिसिलिन बड़ी बेटर रहती है मेडिसिन के लिए, यानी किसी बंदे को अगर टीपीआई करा लेता है वो, ठीक है ना, तो टीपीआई कराने से क्या होगा, हम लोगों ने जो आपसे बोला है कि भाई ट्रोपोनिमा पेरिडियम जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बतला रहे हैं। इसका जो टेस्ट है वो टीपीआई टेस्ट होता है, उससे बोलते हैं पूरी को ट्रोपोनिमा पेरिडियम इमोबाइलेशन अगर ट्रोपोनिमा पेरिडियम इमोबाइलेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीपीआई, अगर ये टेस्ट बंदा कराता है तो इससे क्या हो जाता है कि जो सिफिलिस है उस सिफिलिस के कैरेक्टर शो हो जाते हैं और मालूम पड़ जाता है कि यार बंदे में सिफिलिस का इन्फेक्शन है, ठीक है ना, यानी सिफिलिस डिजीज हो चुकी है और जो ट्रोपोनिमा पेरिडियम है उसने इन्फेक्शन कर रखा है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसका जो मेडिसिन है, अगर हम मेडिसिन की बात करें कि कौन सी मेडिसिन इसमें अच्छी रहेगी, तो पेनिसिलिन इसके लिए बेटर रहती है सिफिलिस के लिए। यानी पेनिसिलिन लेने से क्या होता है कि इस डिजीज का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि भाई जनरली क्या क्या कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं और क्या कंडीशन होती है इसमें। तो गोनेरिया और सिफिलिस के साथ तो यही है। बाकी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसका इन्फेक्शन जो होता है वो देखिए रेक्टम, जेनिटलिया, माउथ और रेक्टम जो होता है यहाँ पर ज्यादा होता है और यहाँ इसमें अल्सर बन जाते हैं।
इन अल्सर से डिस्चार्ज निकलता है, काफी पेनफुल होता है, मेल फीमेल दोनों के अंदर होगा ये चीज कंडीशन। और बिल्कुल स्पेशल मार्क देखने को मिलेंगे टीथ वाले पार्ट पर, तो वो पहचान ही बन जाएगा कि यार बंदे को क्या होता है, हचकिंसन टीथ जो है, मतलब पर्टिकुलर टीथ को कहा जा रहा है जहां इस डिजीज में स्पेशल मार्क बन रहे हैं, तो वो कंडीशन भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों डिजीज जिसको हमने बतलाया है वो जो बिलोंग कर रही हैं वो बैक्टीरिया से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग एक डिजीज की बात करें, जेनिटल हर्पिस, तो वायरस जेनेटिक डिजीज है। नेक्स्ट एसटीडी लेते हैं हम लोग, जेनाइटिलिस जो हर्पिस डिजीज है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जेनिटल हर्पिस की या जेनाइटिलिस हर्पिस की, तो जनरली क्या होता है, ये डिजीज जो होती है इसका जो कॉजिंग फैक्टर होता है ना, वो कौन होता है, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर या कॉजिंग फैक्टर जिससे डिजीज होती है वो एक वायरस होता है। और हमको ध्यान रखना है हर्पिस जो वायरस है वो इसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस जो होता है वो इस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस डिजीज के साथ भी वही करेक्टर है कि जो वेजाइना होगा, अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें, जो वेजाइना होगा उस वेजाइनल पार्ट पे क्या हो जाएंगे, अल्सर बन जाएंगे और उससे भी डिस्चार्ज निकलेगा। वेजाइना एंड जो अल्वा होगा, अल्वा वाला पार्ट होगा, वहां पर क्या बन जाएंगे, अल्सर, और इन अल्सर से क्या निकलेगा, डिस्चार्ज निकलेगा, जो मेल फीमेल के लिए, जनरली मेल, यहां उन्होंने फीमेल की बात की है, उसके लिए क्या होगा, काफी पेनफुल होगा। तो आप कुछ करेक्टर तो बड़े कॉमन देखेंगे, और कॉमन करेक्टर का बारे में मालूम कब पड़ेगा, जब हमको इसका पर्टिकुलर टेस्ट कराएंगे। इसके लिए देखिए ज्यादा कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। अगर पर्टिकुलरली हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर लें, तो पर्टिकुलरली कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी इसके लिए अवेलेबल नहीं है। यह बस एक मेडिसिन होती है एसाइलोविर। एसाइलोविर को आप लोग लीजिए, थोड़ा सा ऐसे आराम मिल जाता है। तो सबसे बढ़िया तो यही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसा किया जाए, सेफ किया जाए, विद द यूज ऑफ कॉन्डोम किया जाए तो बेटर रहता है। तो इसके लिए एक मेडिसिन अवेलेबल है, एसाइलोविर। ये मेडिसिन क्या रहती है, इसमें पर्टिकुलरली यूज की जाती है एसाइलोविर, तो उसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, और कुछ स्पेशल इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ और डिजीज हैं जैसे क्लेमाइडियोसिस है, जेनिटल वार्ट्स है, जिसकी हम बात करेंगे। पहले आप इसे कॉपी कीजिए, ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट डिजीज को लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली कि भाई कौन कौन सी डिजीज पर्टिकुलरली होती हैं और किस तरह से होती हैं। ठीक है, अब देखिए एक डिजीज और यूज करते हैं हम लोग, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। वो डिजीज कौन सी है उसको हम लोग समझते हैं। एक डिजीज और है क्लेमाइडियोसिस। तो क्लेमाइडियोसिस जो डिजीज है, इसकी बात करते हैं। देखिए क्लेमाइडियोसिस में क्या होता है, पर्टिकुलरली ये डिजीज जो होता है इसका जो कॉजिंग फैक्टर है, यानी रेस्पॉन्सिबल जो है वो एक बैक्टीरिया है। इसे जनरली हम लोग ध्यान रखेंगे क्लेमाइडिया ट्रेकेमेटिस, ट्रेकेमेटिस
ट्रैकेमेटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकेमेटिस जो होता है उससे पर्टिकुलरली डिजीज होती है, इसे क्लेमाइडिया ट्रैकेमेटिया भी कहते हैं। लेकिन क्लेमाइडिया ट्रैकेमेटिस जो होता है क्लेमाइडियोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ध्यान रखना ये कौन होता है, बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया से डिजीज होती है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में जनरली होगा क्या कि जो मेल होगा या जनरली जो कैरेक्टर होंगे, नॉर्मल कैरेक्टर होंगे, मेल फीमेल की बात करना ही बेकार है, कि जो पेनिस वाला पार्ट है या जो यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, कंसंट्रेट डिस्चार्ज निकलेगा, वो पेनफुल होगा। तो वो नॉर्मली कैरेक्टर है, पेनफुल कंसंट्रेट डिस्चार्ज निकलता है। पेनफुल कंसंट्रेट डिस्चार्ज निकलता है, जो जनरली क्या होता है मेल के लिए बड़ा ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग एक और देखते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वाले कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम पीआईडी बोलते हैं शॉर्ट में। पीआईडी का मीन्स क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट में काफी इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है। जैसे कौन कौन से पार्ट में जलन होती है इस डिजीज में, सर्वाइक्स, फीमेल का जो सर्वाइक्स होता है उस पार्ट में काफी जलन होती है, ठीक है। वेजाइनल पार्ट में जलन होती है, ठीक है। एनस वाले पार्ट में इसमें काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहां ये कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर्टिकुलरली जलन देखने को मिलती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यार ये डिजीज पर्टिकुलरली क्या हो जाता है कि इस तरह भी है कि पेल्विक जो होता है उसमें हम बता सकते हैं कि पेल्विक पार्ट में इन्फ्लेमेटरी मतलब बहुत जलन महसूस होती है, तो इसको पीआईडी भी कहा जाता है इस डिजीज को, कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी है। क्योंकि इसमें जनरली क्या होता है, इन पार्ट्स में काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और काफी पेनफुल होता है ये चीजें भी। तो अब तो क्लेमाइडिया ट्रैकेमेटिस का ध्यान रखना, क्लेमाइडियोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया है। पेनिस से वाला पार्ट है, यानी यूरिनेशन के दौरान पेनिस से या यूराइन वाले ट्रैक्ट से क्या होगा, पेनफुल जो होगा, कंसंट्रेटेड डिस्चार्ज निकलेगा व्हाइट कलर का। और जनरली किन भागों पार्ट्स पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, सर्वाइक्स फीमेल के वेजाइनल पार्ट में, इन पार्ट में क्या होगा, काफी जलन या इन्फ्लेमेशन लगेगा। तो इसलिए नॉर्मली ये ध्यान रखना कि इन डिजीज में ये आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग ये देखें कि यार इसके साथ जो पर्टिकुलरली इस डिजीज है, इस डिजीज का कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो होगा। तो इसके ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, मेडिसिन पार्ट ही है, मेडिसिन यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक मेडिसिन जो होती है इसमें यूज की जा सकती है एरिपोमाइसिन, एंटीबायोटिक है एरिपोमाइसिन, ध्यान रखिएगा, एरिपोमाइसिन। ये मेडिसिन जो एंटीबायोटिक की फॉर्म में होती है, एंटीबायोटिक होती है, इसका यूज करते हैं। और एक और होती है राई फैम्पेसिन, राई फैम्पेसिन, इसका भी यूज करते हैं। राइफेम्पेसिन भी एंटीबायोटिक है, ये भी जनरली यूज आ जाती है इसमें। तो इन मेडिसिन का ध्यान रखेंगे आप। तो जनरली ध्यान रखें कि ए और आर दो मेडिसिन है, एक एरिपोमाइसिन है, एक रेम्फेमाइसिन है। रेम्फेमाइसिन है तो जनरली इन दोनों का यूज किया जाता है किसमें, इस पर्टिकुलर डिजीज में, ठीक है। तो इस क्लेमाइडियोसिस के बारे में ध्यान रखना। अब नेक्स्ट डिजीज को अगर हम डील करते हैं, दोनों एंटीबायोटिक को उतार लें आप लोग, कॉपी कर लें। एक तो है एरिपोमाइसिन, एक रेम्फेमेपेसिन, रेम्फेपेसिन है, रेम्फेपेसिन, रेम्फेपेसिन, और एक कौन सी है, एरिपोमाइसिन है, ठीक है भाई। तो ये दो पर्टिकुलरली मेडिसिन को हम लोग यूज करेंगे, यही इसका ट्रीटमेंट है। एक डिजीज को और डील करते हैं हम लोग, जो सेक्सुअल वार्ड्स होते हैं उन जनरली उनके अंदर हम बात करते हैं। अगली जो डिजीज है एसटीडी में वो है सेक्सुअल वार्ड्स। जनरली आप लोग देखना कि कॉमन लोगों में मस्सा रोग या मस्सा डिजीज के नाम से बड़ा पॉपुलर होता है।
जहां NS वाले पार्ट में जो पर्टिकुलरली होता है वहां आप लोगों को कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ये देखो, इसका जो कॉजिंग एजेंट होगा वायरस होगा। जो इसका कॉजिंग एजेंट है यानी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो पेपिलोमा वायरस होता है, जो जनरली इसके लिए होता है। हम उसका पर्टिकुलरली पूरा नेम लिखें तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये पर्टिकुलरली क्या होता है, इसका कॉजिंग एजेंट होता है। इसमें क्या होता है, बड़े पेनफुल वर्ड्स बन जाते हैं कुछ एनस वाले पार्ट के अंदर। एनस वाले पार्ट के साथ लेबिया, पेनिस, इसमें सब में देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स इसके ये हैं, सीम्स वार्स ऑन पेनिस, यानी पेनिस वाले पार्ट में पर्टिकुलरली वार्स देखने को मिलेंगे। एनस में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेबिया वाले पार्ट में देखने को मिल जाएंगे, पेनिस में आपको दिख जाएंगे वार्स। वार्स के साथ आपको कहां दिखेंगे, एनस वाले पार्ट में आप लोगों को वार्स पर्टिकुलरली दिख जाएंगे। इसी के साथ आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलरली वार्स होंगे ये जो वेजाइनल पार्ट है वहां भी देखने को मिल जाएंगे। तो जो हम बात कर रहे हैं सिंपल मस्से की बात नहीं कर रहे हैं, सेक्सुअल वार्स की बात कर रहे हैं। ये वार्स पेनिस पर, एनस पर, वेजाइना पर देखने को मिलेंगे। इनसे जो डिस्चार्ज निकलेगा वो बहुत ज्यादा फ्लूइड में होगा, कंसंट्रेटेड डिस्चार्ज निकलेगा और पेनफुल होंगे। ये वार्स क्या करते हैं, बड़े पेन करते हैं, किसी बंदे में ही हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जनरली इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा। और सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिजीज है, कोई दूसरा तो इसका है नहीं। यानी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया जाता है, वही ट्रीटमेंट में काम आता है। ओके, तो ये पर्टिकुलरली आप सेक्सुअल वार्ड के बारे में ध्यान रखेंगे। सिंपल सिंपल डिजीज हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और डिजीज को अपन डील कर सकते हैं, हालांकि हम उसको आगे पढ़ेंगे ही सही, थोड़ा जनरल आउट ले लेते हैं उसकी। एड्स, भाई एड्स भी क्या होता है, जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा ना, एड्स में भी इसको स्टडी किया आप लोगों ने। ठीक है, 12th में इसको अपने लोग ले ही रहे हैं। तो एड्स जो होता है वो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा इसका नाम जानता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जनरली आप लोग जानते हैं। इसके अगर आप कॉजिंग एजेंट की बात करते हैं या रेस्पॉन्सिबल फैक्टर की बात करते हैं तो वायरस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं HIV। ठीक है, फुल नेम आपको इसका सबको बचपन से मालूम होगा, क्लास छोटी क्लास से ही, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए वो काफी टाइम बाद शो होते हैं। ठीक है, असल में इसकी जो सिम्टम्स हैं आप लोग बिल्कुल नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों को पूरा HIV की स्टडी करना है, किस तरह से इसका अटैक होता है, किस तरह से इन्फेक्शन करता है। ठीक है, तो वो सब हम बात की बात करेंगे। रेट्रोवायरस, HIV वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, ये सब हम बात करेंगे, वो हम लोग जब इसकी स्टडी करेंगे अलग से एड्स की, तो तब हम इसकी बात करेंगे। सिंपल सिम्टम्स में हम लोग ध्यान रखें कि पर्टिकुलरली डिजीज होती क्या है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोगों की WBC है, उन WBC को ही इन्फेक्ट कर दिया जाता है। और फिर WBC को इन्फेक्शन से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की फाइट करने की पावर है, किससे, डिजीज से, जर्म से, वो पावर धीरे धीरे लॉस होती जाती है। और जो डिजीज जो बॉडी होती है, बॉडी क्या होती है, अलग अलग डिजीज का घर बन जाती है। जैसे किसी बंदे को बुखार आया तो कंटिन्यूस बुखार चलता रहेगा, लूज मोशन चालू हो जाएंगे। कोई भी डिजीज चालू हुई तो उसका ट्रीटमेंट काफी लंबे टाइम तक लेने के बाद भी ठीक नहीं होगी, और एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी के बाद तीसरी डिजीज, चौथी डिजीज को होती जाएंगी, और कई डिजीज का घर उसका क्या बन जाएगा, बॉडी बन जाएगी। तो नॉर्मली कई डिजीज इसके साथ शो होंगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इसमें वेट लॉस होता है,
वेट लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किसकी होगी बात, कंटिन्यूअस जो होता है, कंटिन्यूअस आपको देखने को मिलेगा फीवर। जिस बंदे को ये डिजीज होगी उसका फीवर कंटिन्यूअस होगा, काफी लंबे टाइम तक नहीं हो, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। वूफिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन वूफिंग देखो एक कॉमन करेक्टर है, देखो करेक्टर लिखना थोड़ा सा सही नहीं रहता है, एक बड़ा कॉमन करेक्टर होते हैं, कंटिन्यूअस फीवर आना, वूफिंग हो जाना, ठीक है ना, वेट का लॉस हो जाना। तो ये इसका काफी डिजीज ऐसी, काफी ऐसे करेक्टर होते हैं जो जनरली आप लोगों को इस डिजीज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, एड्स के बारे में तो काफी हम बात कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बंदे के अंदर क्या होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस डिजीज हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के साथ कैंसर जैसी बीमारी चालू हो जाती है, जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है, ब्रेन पूरी तरह से क्या हो जाता है, एंजर्ड, मतलब पूरा ज्यादा डिस्ट्रॉय सा हो जाता है बिल्कुल। तो करेक्टर बड़े सिस्टमेटिक चलते हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज का हो जाना, मैंने कहा है ना कि भाई बॉडी जो होती है वो अलग अलग डिजीज का घर बन जाती है। कैंसर, इवन कैंसर भी इसमें बन जाता है एड्स में, है ना। एड्स के साथ अगर आप लोग देखें तो जनरली क्या होता है, नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है, नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। और हम लोग बात करें तो और भी कुछ कैरेक्टर जनरली हमको देखने को मिलेंगे, और वो क्या होंगे, जो प्लेटलेट्स होंगी, और जो थ्रोम्बोसाइट होंगी, उनका जो नंबर्स है वो काफी डाउन हो जाएगा। यानी प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट का जो नंबर है उसमें काफी लॉस होगा। ठीक है, कुछ पर्टिकुलरली जो लिम्फ है वहां नोड्स बन जाएंगी, लिम्फ वाले पार्ट में कुछ नोड्स आपको पर्टिकुलर दिखाई देंगे। कंटिन्यूअस फीवर होगा और वेट काफी कम हो जाएगा, ये तो मैंने बतला ही दिया आप लोगों को। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर जनरली आपको एड्स पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो बाकी हम लोग जब स्टडी करते जाएंगे तो इनकी बात भी करते जाएंगे। तो ये जनरली आप लोगों को कुछ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अब आप इसकी रोकथाम या इसकी कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल के लिए तो भाई कहते हैं बचाव या उपचार है ना। तो प्रिकॉशन इज ट्रीटमेंट। नॉर्मली आप लोग जितना ज्यादा प्रिकॉशन रखेंगे डिजीज से उतने बढ़िया। जो टेस्ट कराएंगे इसके लिए, वो टेस्ट कौन सा होगा? एलिजा टेस्ट होगा। और एलिजा की फुल फॉर्म आपको ध्यान देना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट असे। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट असे इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली एलिजा टेस्ट को, जिसके लिए मालूम करने के लिए हम लोग करते हैं। बाकी तो नॉर्मल जब स्टडी करेंगे तो उसके साथ देखते ही जाएंगे पूरा डिस्क्रिप्शन इसका। तो टेस्ट जो होता है इसका एलिजा होता है, जिससे हम लोगों को जनरली क्या मालूम पड़ जाता है कि भैया बंदे में, सामने वाले एक बंदे में HIV है या नहीं है। तो ये आपको जनरली देखने को मिलेंगे। कुछ सिंपल सी बात है, कुछ पर्टिकुलरली मेडिसिन यूज करते हैं, AGT वगैरह इसमें यूज की जाती है, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह AGT यूज की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना, एड्स को भी हम लोग को स्पेशली पढ़ना है ऐसे भी। तो ये एसटीडी कुछ पर्टिकुलर एसटीडी है जिनके बारे में आप लोग ध्यान रखोगे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, HIV या रेट्रोवायरस से होता है। फुल नेम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। सिम्टम्स वेट लॉस हो जाता है, कंटिन्यूअस फीवर हो जाता है, लिम्फ नोड्स बन जाती हैं, ठीक है ना। इसके साथ नर्वस सिस्टम काफी अफेक्टेड हो जाता है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो बंदा है पर्टिकुलरली उसमें क्या हो जाता है कि जो WBC का नंबर्स काफी कम होने से क्या हो जाता है, कई डिजीज उसको घेर लेती हैं। तो इस तरह से कई पर्टिकुलरली कलेक्ट होते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का नंबर काफी कम हो जाता है, तो बॉडी में लड़ने की पावर नहीं रहेगी। इसी के साथ हम लोग जनरली कैंसर की बात कर रहे हैं कि वो कैंसर वाली डिजीज भी जनरली देखने को मिल जाती है। ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, ऐसी कई बीमारियां उसके साथ होती जाती हैं, और अलग अलग डिजीज या बीमारियों का घर बन जाता है पूरा, है ना, बॉडी। तो जनरली आप एड्स के बारे में ध्यान रखना, एड्स एसटीडी है ना, या वेनिरल डिजीज है।
इसके रेस्पॉन्सिबल HIV वायरस है, इसका टेस्ट एलिजा है, इसके कुछ पर्टिकुलर करेक्टर हैं, उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से STD की जानकारी इतनी काफ़ी है ना। हमारे STD से क्वेश्चन आया कि जनरली सेक्सुअल वार्ड से आ सकता है, गोनेरिया से आ सकता है, सिफिलिस से आ सकता है, क्लेमाइडियोसिस से आ सकता है, तो इन्हें पर्टिकुलर आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है ना, वो हम लोग अलग से डील करेंगे उसको। हेपेटाइटिस बी जो हेपेटाइटिस वायरस से होता है, बड़ा काफ़ी खतरनाक बीमारी है ना। सेक्सुअल डिजीज, इवन एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक मानते हैं इसको। भाई एड्स का बंदा तो बहुत लेट उसकी डेथ होगी, 48 तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ही होता है मंथ का, तो काफ़ी लंबा टाइम 48 मंथ का तो इंक्यूबेशन पीरियड ही होता है। 12 आप लोग देखते हैं 4 साल तक तो ये इंक्यूबेशन पीरियड में चलता रहता है। ठीक है ना। तो जनरली आप लोग देखेंगे कि 4 साल के बाद कुछ करेक्टर सिम्स होंगे एड्स में, तो 48 मंथ के बाद। लेकिन जनरली क्या होता है, जो हेपेटाइटिस बी है, इसके करेक्टर तो बहुत फास्ट दिखते हैं। हेपेटाइटिस वायरस जो होता है इसमें इन्फेक्ट कर देता है और बहुत जल्दी इसके करेक्टर दिखते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, वो एड्स से भी खतरनाक बीमारी है और ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से बनती है। तो इनका आप पर्टिकुलरली ध्यान रखेंगे। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से उसमें स्टेरिलिटी वगैरह जो है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, उसका किस तरह से सॉल्यूशन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे MTP क्या है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनरल डिजीज में कौन कौन से डिजीज आती हैं। एड्स को छोड़ दीजिएगा, एड्स को हम अलग से पढ़ लेंगे। हेपेटाइटिस बी को भी हम अलग से स्टडी करेंगे जब हम लोग पर्टिकुलर डिजीज वाले पोर्शन वाले पे आएंगे 12th में। ठीक है ना। तो डिजीज वाले पोर्शन में आएंगे तो इनको स्पेशली अलग से पढ़ेंगे। मैंने जनरल आइडिया आपको दे दिया है, लेकिन क्लेमाइडियोसिस, सिफिलिस, जेनेटिक हर्पिस, इनकी तो आप लोग स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इनको कवर कर लेंगे, गोनेरिया, इन सबको। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स। गुड